हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? कैसे हो सब लोग? मजे में हो? चल रही पढ़ाई लिखाई? बताओ, कैसे चल रही है? बहुत अच्छी, ठीक ठाक, बकवास। बताओ, ठीक ठाक चल रही है? देखो, बताने वाले हैं कि क्या बताने वाले हैं कि कौन सा सब्जेक्ट हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? सर बायो में पढ़ाओगे आप, है ना? बायो ही पढ़ाएंगे, चलो ठीक है। और बायो में पढ़ेंगे हम लोग क्या, जूलॉजी वाला पोर्शन ही पढ़ेंगे। कौन सा पोर्शन पढ़ेंगे? जूलॉजी वाला पोर्शन पढ़ेंगे सर, ठीक है। ये क्या लिखा है? ये प्लान लिखा है, तो पढ़ने का प्लान क्या है भाई? कौन सा प्लान है? ठीक है। तो देखो, इसमें पढ़ने का प्लान है, हम लोग सोच रहे हैं पढ़ने के लिए क्या, सबसे पहले पढ़ने के लिए सोच रहे हैं शुरू से 11th वाले पोर्शन, क्योंकि 12th वाला ज्यादा तो पोर्शन मेरा कवर है, जूलॉजी का पोर्शन इस चैनल पर है, इस चैनल पर है। तो 11th वाला जूलॉजी कवर नहीं है, तो 11th वाला जूलॉजी को हम लोग कवर करते हैं। तो स्टार्टिंग से ही करते हैं, सबसे पहले बेसिक्स वाला वो एनिमल टिश्यू से करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का प्लानिंग है जूलॉजी में पढ़ने का एनिमल टिश्यूज। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज, ठीक है। एनिमल टिश्यूज पढ़ेंगे ये चैप्टर। उसके बाद से पढ़ाओगे सर? उसके बाद सोच रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स ले लेंगे, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स, ये 2 चैप्टर पहले करेंगे, ठीक है। ये 2 चैप्टर जब हो जाएगा तब स्टूडेंट्स का बहुत सारा रिक्वेस्ट आया है कि सर आप जो है ना ह्यूमन फिजियो पढ़ा दो, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियो स्टार्ट करेंगे। इसमें सारा पढ़ेंगे जितना भी चैप्टर आपके है। पहला तो हट चुका है इसमें, डाइजेशन वाला। तो इसमें पहला हो जाएगा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फिर हो जाएगा बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन। उसके बाद तीसरा चैप्टर कौन सा है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, तीसरा चैप्टर। चौथा हो जाएगा मूवमेंट एंड लोकोमोशन। पांचवा हो जाएगा आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और छठा हो जाएगा आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस सीक्वेंस पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग बताइएगा कि क्या चैप्टर पढ़ाना है, कौन सा आपको टफ लगता है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट का आपको मैसेज पर्सनली आया था कि सर आप प्लीज पढ़ा सकते हो अपने चैनल पर ह्यूमन फिजियोलॉजी, और 1-2 चैप्टर का नाम था। तो पहले ह्यूमन फिजियो कवर करेंगे, उसके बाद आप लोग बताइएगा जिसमें ज्यादा दिक्कत होगा, बॉटनी या जूलॉजी कोई भी चैप्टर, ठीक है, तो वो हम लोग लेंगे, ठीक है। तो चलो आज ये इंट्रो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और चैप्टर। तो आज हम लोग ये एनिमल टिश्यूज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज इंट्रो लेक्चर आएगा, इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर आएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया जाएगा, ठीक है। आप समझिएगा ध्यान से, बहुत लंबा लेक्चर नहीं होगा आज का, ठीक है। उसके बाद आज के बाद ये लेक्चर आने के बाद नेक्स्ट लेक्चर जो है आपका आएगा 2-3 दिन के बाद, छठ पूजा है, ठीक है, तो घर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर आएगा आपको 2-3 दिन के बाद, यानी 30 के आसपास, 30 अक्टूबर, ठीक है। 30 के आसपास आएगा तो दूसरा लेक्चर 2-3 दिन में, 2 से 3 क्लास में छोटा सा। इसमें सिर्फ एनिमल टिश्यूज में सिर्फ अभी एनिमल टिश्यूज पढ़ाएंगे, ठीक है। और फिर बाद में कॉकरोच और फ्रॉग बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। इस एनिमल टिश्यूज टॉपिक में वो इंक्लूडेड नहीं होगा, वो एनिमल किंगडम पढ़ाएंगे उस समय या उसके साथ ले लेंगे, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा? तो नेक्स्ट लेक्चर 3-4 दिन के बाद, ठीक है। तो मतलब 30 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। 30 अक्टूबर छठ पूजा का छुट्टी है, इसीलिए 3 to 4 days आफ्टर, ठीक है। तो चलो, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या 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 क्या। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर। उससे पहले मैं अपना इंट्रो तो मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, ठीक है, तो मेरा नाम है गौरव, ठीक है। और अच्छा, मेरे चैनल का नाम है गौरव, वो भी गौरव PMC से लगा हुआ है, ठीक है। तो जो नए हैं, जो फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, क्योंकि आपको जो वीडियो लो फटाफट नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो मेरा नाम है गौरव और करंटली अभी मेरा बीएस चल रहा है, ठीक है, पर्सनल बीएस PMCH से, PMCH पटना, ठीक है। फाइनल ईयर है और फाइनल ईयर है, करना पड़ता है।
इसीलिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके 2 घंटा सप्ताह में 2 दिन निकाल करके वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोग को चला जाता है। चलो मेरा नीट 21 कंप्लीट हुआ था, ठीक है, विथ बायोलॉजी 360 आउट ऑफ 360। उसके बाद उससे पहले बीएससी भी कर रखा था मैंने, ठीक है, जियोलॉजी ऑनर्स डिस्टिंक्शन के साथ। और क्या है, टीचिंग, मैं नीट स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ कब से, सिंस लास्ट 4 ईयर्स, ठीक है, पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, जब से 2021 में मेरा सिलेक्शन हुआ 2021 में, उसके बाद से अभी 2025 है, तो उसी समय से मैं टीचिंग कर रहा हूँ। ओ माय गॉड, ये क्या लिखा है, टीचिंग सिंस लास्ट 50 ईयर्स। कुछ लोग सोच रहे हैं 30 साल एज नहीं होगा सर, 15 साल से टीचिंग कर रहे हैं। हाँ, ये सच बात है, ठीक है, झूठ नहीं, हवाबाजी नहीं देते, ठीक है, जितना बात करते हैं फैक्ट को बात करते हैं। तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे, कुछ वीडियो में आपको पता चल जाएगा, ठीक है, या कुछ वीडियो आप मेरे बारे में मेरे चैनल पर देखोगे पता चल जाएगा कि ये कैसे है, ठीक है। तो इतना ये इंट्रो हो गया मेरा, शॉर्ट इंट्रो, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो चलो कहाँ चलो, तो आज का चैप्टर स्टार्ट होगा कौन सा, एनिमल टिश्यूज। कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा, एनिमल टिश्यूज। एनसीईआरटी में किस नाम से है ये, एनसीईआरटी में इसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो पुराना वाला एनसीईआरटी जो है उससे पढ़ना पड़ेगा आपको, क्यों, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में ये चैप्टर में एनिमल टिश्यूज टॉपिक है ही नहीं, सिर्फ फ्रॉग है, वो कॉकरोच भी हटा दिया है, एनिमल टिश्यूज भी हटा दिया है, लेकिन आपको नीट के लिए पढ़ना सब है, क्या एनिमल टिश्यूज पढ़ना है, कॉकरोच पढ़ना है, फ्रॉग पढ़ना, समझ में आया। चलो, तो आज का क्या गोल है, आज का गोल है हम लोग पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है, 4 मेन टाइप ऑफ टिश्यू होता है ना, सब बेसिक बताएंगे। आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट होगा, स्किप नहीं करेगा, कोई नहीं स्किप करेगा, स्किप करोगे तो फिर आगे समझ नहीं आएगा। उसके बाद जितना सा हम लोग पढ़ेंगे उसका एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे एक्स्ट्रा, जो कि थोड़ा हम लाए होंगे अलग अलग से, इधर से उधर से, ठीक है। फिर नीट का पीवाईक्यूज जो भी पढ़ेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड जितना क्वेश्चन बनेगा वो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, कहाँ पर हम लोग, यहाँ पर, चलो ठीक है, ये चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है। बहुत गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी क्यों लग रही है यार। तो चलो स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यूज। तो हम लोग करने वाले हैं एनिमल टिश्यूज, है ना। तो सबसे पहले आप बता दो कि वर्ड टिश्यू गिवन बाय, ये टिश्यू टर्म, टिश्यू जो वर्ड है ये किसने दिया फर्स्ट टाइम, किसने यूज किया, बताओ, मतलब जानते हो तो कमेंट में डालो आंसर। तो मैं बताता हूँ, उनका नाम है, देखो, BICHAT, ठीक है, जिसकी इसके प्रोनाउंसिएशन में टी को साइलेंट रख लो, प्रथम बिशा, BISH, बिशा, टी नहीं, टी साइलेंट रहता है, बिशा। इन्होंने टर्म टिश्यू दिया फर्स्ट में, ठीक है, और इसीलिए इन्हीं को उन्होंने, एनाटॉमिस्ट थे और फिजियोलॉजिस्ट भी थे, ठीक है। तो इसी के रेस्पेक्ट में हम लोग इनको बोलते हैं क्या, फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी, ठीक है, एनिमल हिस्टोलॉजी। अब सबसे पहले बोलोगे हिस्टोलॉजी क्या है, इसीलिए सबसे पहले ऊपर टर्म लिखा हुआ है क्या, स्टडी ऑफ टिश्यूज, टिश्यू का जो स्टडी करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं क्या टर्म देते हैं, उसके लिए टर्म बोल देते हैं हिस्टोलॉजी, क्या देते हैं, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मीन्स दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी और साइंस और जूलॉजी which deals with the study of tissue, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हिस्टोलॉजी, ठीक है। Who is the father of histology? Father of animal histology is Bissett, ठीक है, who gave the term tissue, ठीक है। 2 बात याद रहेगा, ये टर्म टिश्यू इन्होंने बिसेट ने दिया और इसके स्टडी को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। चलो आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ो तो हम लोग यहाँ आएंगे, याद रखना भाई, यहाँ पर आएंगे, टिश्यू का डेफिनेशन पर आएंगे, लेकिन उससे पहले हाँ, चलो देखो, ये धरती पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, कोई भी जीव है, वो हम लोग उनको 2 बड़ी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन सा 2 बड़ा कैटेगरी है, एक को बोलते हैं एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म, तो यूनिसेलुलर, दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। सुनो और समझो ध्यान से, सबको आता है, तुम लोग को बहुत बेसिक चीज है, ये आता है आप लोग। देखो 2 तरह का ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर जो होता है, एक सेल वाला जो ऑर्गेनिज्म होता है, वो उसमें एक ही सेल है, तो उसको सारा मेटाबॉलिक प्रोसेस करना होगा, सारा प्रोसेस करना होगा, सारा मतलब डाइजेशन भी एक ही सेल कर लेता होगा, रिप्रोडक्शन भी एक ही सेल कर लेता होगा, रेस्पिरेशन भी एक ही सेल कर, मतलब एक सेल सारा काम कर सकता है। लेकिन कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे हम लोगों में मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स है, ठीक है, तो हम लोगों में क्या होता है, एक सेल सारा काम नहीं करता है, मतलब कुछ सेल्स का ग्रुप है, वो इसी काम के लिए है,
है ना, कुछ सिस्टम है ना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब कुछ सेल्स का ग्रुप जिसको कि टिश्यू बोलेंगे, ठीक है। ऑर्गेन्स ये सब क्या करता है, कुछ अलग काम किया, जैसे रिप्रोडक्शन के लिए फिर दूसरा ऑर्गेन है, ठीक है। जैसे कि आप और बोलो, रेस्पिरेशन के लिए अलग है, सर्कुलेशन के लिए अलग है, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाता है, उसमें बहुत सारे सेल है, तो सेल अलग अलग ग्रुप बना करके कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है, कोई एक काम के लिए पार्टिकुलर स्पेसिफिक हो जाता है। तो इसी तरह से, तो सबसे पहले हम लोग ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को टिश्यू का डेफिनेशन जानना है। तो टिश्यू का डेफिनेशन जानने के लिए सबसे पहले ऑरिजिन दो तरह का होता है, यूनिसेलर में एक ही सेल है इसमें, तो टिश्यू तो बनेगा नहीं। टिश्यू क्या होता है, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में बनता है, ठीक है, जहां एक से ज्यादा सेल होगा। तो जब जहां एक से ज्यादा सेल होगा और कुछ सेल एक ग्रुप में आ जाएंगे जो कि सिमिलर होगा, ऑरिजिन उनका सिमिलर होगा, एक जैसा ऑरिजिन होगा, एक जैसा ऑरिजिन होगा और कोई एक पार्टिकुलर काम कर रहा होगा सब मिल करके, तो दैट ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। चलो आते हैं अच्छे से, फिर से डेफिनेशन पर आएंगे। तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म कितने तरह के होंगे भाई बता दो। तो ऑर्गेनिज्म दो तरह के सर, यूनिसेलर, यूनिसेलर हो सकता है या तो मल्टीसेलर हो सकता है। अब देखो ये एनसीईआरटी में इंट्रो में यही बात किया है, एनसीईआरटी का बात कर रहे हैं शुरुआत में, ठीक है। पुराने वाले एनसीईआरटी से आपको देखना पड़ेगा, न्यू वाले में तो ये टॉपिक हटा दिया, ठीक है। यूनिसेलर हम एनसीईआरटी दिखाएंगे भी, वो पीडीएफ लाया गया, ठीक है। यूनिसेलर में क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है ऑल फंक्शंस, जितना भी काम होता है, ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल, परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल। एक सेल सारा काम करेगा, सारा काम का मतलब जैसे जैसे डाइजेशन, एक ही सेल है वो डाइजेशन भी करेगा, डाइजेशन, वही एक ही सेल से रेस्पिरेशन, वही रेस्पिरेशन भी करेगा। किसका बात कर रहे हैं हम लोग, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म का। वही एक ही सेल रिप्रोडक्शन भी करेगा। ये समझने के लिए ब्रैकेट में लिखे हैं कि ऑल फंक्शन मतलब कौन कौन सा फंक्शन होगा, रिप्रोडक्शन, ठीक है। एक सेल है, एक इंसान है किसी घर में, तो सब काम उसी को, खाना बनाना उसी को करेगा, ठीक है। और बाहर भी जाना पड़ेगा, घर भी जाना पड़ेगा, और सब कुछ देखना भी पड़ेगा, सब काम इंसान को करना पड़ेगा। मल्टी सेलुलर है, जिस घर में बहुत सारा लोग होता है, काम को बंटवारा, तो खाना तुम बनाओगे, ठीक है, झाड़ू तुम लगाओगे, होता है ना। उसी तरह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल्स जो है क्या हो जाते हैं, सेल्स का ग्रुप मिलकर अलग अलग काम करता होता है, हम ये काम करेंगे, ये हम काम करेंगे। इसी के लिए टर्म क्या आता है, काम का बंटवारा। इसी के लिए हम लोग बोलते हैं टर्म इंग्लिश में क्या, डिवीजन ऑफ लेबर। समझ में आया, लेबर मतलब काम का डिवीजन, बंटवारा कर लिया। तो बताओ डिवीजन ऑफ लेबर तुमको किस में देखने को मिलेगा, यूनिसेलर में कि मल्टी सेलर, ऑब्वियसली सर मल्टी सेलर। एक सेल का है तो सब काम तो उसी को करेगा, वो बंटवारा किससे करेगा, किसको काम बांटेगा, किसी को नहीं बांटेगा। जहां मल्टी सेलर वही ना आपको देखने को मिलेगा क्या, डिवीजन ऑफ लेबर। सब एनसीईआरटी में बात किया हुआ। चलो आगे आते हैं, मल्टी सेलर क्या बोला, सेम बेसिक फंक्शन जो यहाँ पे जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ये सब जो बेसिक फंक्शन था, सेम बेसिक फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स। अब इसमें सेल ग्रुप बना बना के अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। और उसी ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग बोलेंगे टिश्यूज। क्या बोलेंगे, उसी ग्रुप ऑफ सेल को बोलेंगे टिश्यू, ठीक है। और जब क्या बोला, सेम बेसिक फंक्शंस, वही एक काम, और कैरिड ओवर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल जिसको टिश्यू बोलेंगे, ठीक है। और जब ऐसा हो जाएगा, एक काम के लिए अलग अलग ग्रुप बना है, तो क्या हो जाएगा, वो डिवीजन ऑफ लेबर शो करेगा ना। इसलिए यहां पर लिखेंगे एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर। तो डिवीजन ऑफ लेबर कौन शो करेगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शो करेगा। समझ में आ रहा है। चलो अब आते हैं किस पर, अब आते हैं टिश्यू के डेफिनेशन पर, ठीक है। अब देखो बहुत आसान है। तो सबसे पहले टिश्यू यूनिसेलुलर में कि मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर में सर, क्योंकि टिश्यू क्या होता है, सेल्स का ग्रुप होता है जिसका ऑरिजिन सेम हो, मतलब एक ही जगह से बना हो, और किसी एक ही काम के लिए, स्पेसिफिक काम के लिए वो स्पेसिफिक हो। तो क्या बोला यहाँ पर, हाँ, व्हाट इज अ टिश्यू, उसका डेफिनेशन क्या बोला, इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स, टिश्यू सबसे पहले यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पर देखो, यहाँ से अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल्स का ग्रुप, यहाँ पर कॉमा नहीं होगा, अलॉन्ग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, मतलब जो ग्रुप है, ग्रुप जैसे 10 सेल हुआ, ठीक है, जैसे ग्रुप बनाया, एक सेल, दो सेल, चार सेल, 5 सेल, 6 सेल, 8, 9, 10, ये ग्रुप ऑफ सेल्स बना, ठीक है। तो ये टिश्यू हो जाएगा। तो ग्रुप ऑफ सेल्स अलॉन्ग विथ, इसके बीच में इंटरसेलुलर, मतलब दो सेल्स के बीच में जो सब्सटेंस है, इसको भी इंक्लूड करना है टिश्यू। तो ये बोला ग्रुप ऑफ सब्सटेंस, सॉरी, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, उसके साथ क्या, अलॉन्ग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस,
विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो कि एक खास काम करेगा। ठीक है, ये नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ बना करके टेलीग्राम, ओके 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 ओके, टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाए। ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शन क्या बोला? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substances which perform specific function। कोई एक काम करने के लिए वो सब एक साथ आया है, is known as टिश्यू, इसी को बोलते हैं टिश्यू। याद हुआ? ये एनसीईआरटी का डेफिनेशन है भाई, याद करना पड़ेगा सबको। ठीक है, क्या एनसीईआरटी का डेफिनेशन टिश्यू का? सबसे पहले टिश्यू होता है मल्टीसेलुलर, इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसा सेल्स का ग्रुप, along with their intercellular substances which perform a specific function is known as tissue। समझ में आ गया? डेफिनेशन समझ गए? तो चलो इतना तो आप समझ गए। तो अब डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हो ना, डेफिनेशन। तो हम लोगों को करना है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो बनता है वो कौन कौन से लेवल का हो सकता है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म सिर्फ सेल का बना हो सकता है, उसमें टिश्यू बना ही नहीं। ठीक है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या हो सकता है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, उसमें सेल का ही वो ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, और सेल का ग्रुप बनता मिलता है तो क्या होता है? उसको टिश्यू बोलते हैं। तो और किसी ऑर्गेनिज्म में क्या हो सकता है? टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है कि नहीं? टिश्यू, बहुत सारे ग्रुप ऑफ टिश्यूज को क्या बोलेंगे? तो ऑर्गेन्स बोलते हैं। तो ऑर्गेन लेवल का भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, और ऑर्गेन मिलता है एक दो तो क्या बनता है? ऑर्गेन सिस्टम बनता है। ठीक है, ऑर्गेन सिस्टम बनता है कि नहीं बनता है? यस सर। और पूरा ऑर्गेन सिस्टम मिल जाएगा तो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। समझे कि नहीं? तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं टिश्यू। ठीक है, तो इसीलिए एनिमल किंगडम का थोड़ा बहुत नॉलेज है आप लोगों को, तो आप बताएंगे कि फर्स्ट फाइलम, पहला फाइलम कौन सा है जो एग्जिबिट सेलुलर नहीं, टिश्यू होगा। फर्स्ट फाइलम टू एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बता दो। मतलब पहली बार कौन से फाइलम में टिश्यू बना है? आप सब लोग जानते हैं, कमेंट में जल्दी से बता दी। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट फाइलम टू एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज बोलो नीड एरिया। यस, CNI नीड एरिया। ठीक है, CNI नीड एरिया, इसी को सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं आप, है ना? सिलेंट्रेटा भी लिख दो, यहाँ पर लिख लेना बराबर सिलेंट्रेटा, COELENTERAT, सिलेंट्रेटा में सॉरी फर्स्ट टाइम टिश्यू बना है। ठीक है, सिलेंट्रेटा को एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल बोल दो कॉमन, तो एक एग्जांपल यहाँ पर लिख देंगे हाइड्रा। तो हाइड्रा जो सिलेंट्रेटा का मेंबर है, उसमें फर्स्ट टाइम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू बना फर्स्ट टाइम इसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तो अब हम लोगों को क्या करना है? अब हम लोगों को करना है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू को क्लासिफाई करना है। ठीक है, कितने तरह का एनिमल टिश्यूज होता है। तो देखो, एनिमल छोटा हो या बड़ा, ठीक है, हम लोग जितने इतने बड़े बड़े एनिमल, ठीक है, और बहुत सारे बड़े बड़े एनिमल, दूसरे छोटा एनिमल, बड़ा एनिमल, जितने ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स है, उसमें 4 ही तरीके का टिश्यू होता है। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ओनली 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू। ठीक है, तो वही 4 तरह का टिश्यू जो है अलग अलग मॉडिफिकेशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ क्या? ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल, जितने भी कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े जितने भी एनिमल्स हैं या छोटे हैं सब, ठीक है, सब कंसिस्ट ऑफ ओनली, सब में क्या? ओनली 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू, सिर्फ 4 तरीके का ही टिश्यू होता है। ठीक है, तो हम लोग क्लासिफाई करते हैं एनिमल टिश्यू को। जल्दी बता दो चारों टाइप्स का टिश्यू क्या क्या है, जल्दी बता दो। आप तो तुरंत बता दोगे फटाफट, जल्दी बोलो। तो पहला सर एपिथेलियल टिश्यू, क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा जल्दी बोलो, दूसरा बोलो कनेक्टिव टिश्यू, क्या? कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा बताओ, तीसरा बता दो मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। चौथा बता दो, चौथा न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, और इसको नर्वस टिश्यू बोल सकते हो, नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ठीक है, ये 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन है। ये 4 तरीके का टिश्यू सब में पाया जाता है। यहाँ क्या लिखा है? ऑल दीज टिश्यूज, इतने जो है ना, ये चारों तरीके के टिश्यू, एपिथेलियल, कनेक्टिव,
मस्कुलर, ये सब जितने भी तरह के टिश्यू हैं आपको सब देखने को मिल जाएंगे एनिमल्स में, है ना। एनिमल किंगडम को दो बड़े पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, हेमिकॉर्डेटा तक, या उससे पहले वाला क्या होता है इनवर्टिब्रेट्स, उसके बाद वाला क्या होता है वर्टिब्रेट्स, है ना। कॉर्डेट्स के अंदर वर्टिब्रेट्स होता है। तो ये उसमें ये सारे टिश्यूज एनिमल टिश्यूज एनिमल में मिलेंगे, है ना, तो उसमें देखने को मिल जाएंगे। ऑल दीज टिश्यूज अकर इन इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, इसमें ये सब टिश्यू वर्टिब्रेट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। समझ में आया? इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में ये सब टिश्यूज वो मिल जाएगा। चलो आगे बढ़े। यस सर। तो देखो ये स्लाइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे हम लोग क्या करने वाले स्लाइड में, इस स्लाइड के इस कॉलम में लिखेंगे टाइप्स, कौन से टाइप का टिश्यू है। इसमें हम लोग लिखने वाले हैं ऑरिजिन, ठीक है, कि वो टिश्यू का ऑरिजिन कहाँ से है। जानते हैं ना कि आप जब पढ़ते हो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो उसमें जाइगोट होता है, जाइगोट के बाद क्या बनता है, जर्म लेयर बनता है, उसका जब डेवलपमेंट होता है 3 जर्म लेयर होता है, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म, उसी से पूरा बॉडी बनता है। तो वही देखेंगे कौन सा टिश्यू कौन से जर्म लेयर से बना है, और यहाँ पर उसको कुछ कुछ फंक्शन जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो देखेंगे। देखो जैसे इंपॉर्टेंट टेबल है। तो पहला टिश्यू क्या बताया आपने, जल्दी बोलो, एपिथेलियल सर, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यूज का जो ओरिजिन है ये तीनों जर्म लेयर से होता है। तीनों जर्म लेयर मतलब ये एक्टोडर्म से भी बन सकता है सर, कुछ एपिथेलियल टिश्यू एक्टोडर्म से डेवलप होगा, कुछ मेसोडर्म से डेवलप होगा, मेसोडर्म से डेवलप होगा, एंड कुछ इंडोडर्म। तीनों जर्म लेयर से एपिथेलियल टिश्यूज डेवलप होते हैं, ठीक है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। और दूसरा कौन सा है, चलो इसको कंप्लीट करें। इसका फंक्शन क्या है, एपिथेलियल टिश्यूज जो आपको मिलेगा इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। क्या, चलो ठीक है, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन बताते हैं अभी। प्रोटेक्शन है, सेक्रीशन है, और बताओ ऐसे एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यूज का ऑरिजिन एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म तीनों जगह से हो सकता है। इसका फंक्शन प्रोटेक्शन, सेक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। किसी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करना सरफेस से और सेक्रेट करना, ये सब काम होता है। दूसरा टिश्यू पर आ जाओ, दूसरे टिश्यू का नाम है कनेक्टिव टिश्यू। क्या नाम है, कनेक्टिव टिश्यू। इसका जो ऑरिजिन है तीनों जब लेयर सिर्फ और सिर्फ एक ही है, कौन सा, वो है मेसोडर्म, मेसोडर्म से इसका ऑरिजिन होता है, ठीक है। इसका बहुत सारा काम है कनेक्टिव टिश्यू का यार। क्या, ये क्या लिखा है, ये जोड़ के रखता है अटैचमेंट, ATTACHMENT, बॉडी पार्ट्स को अटैच करता है, सपोर्ट देता है। इसी में बोन वोन आता है, तो सपोर्ट देने के लिए सपोर्ट, प्रोटेक्शन ये भी देता है, प्रोटेक्शन, ठीक है। सब्सटेंस को ब्लड इसमें आता है तो ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और कुछ सब्सटेंस को स्टोर कर सकते हैं, स्टोरेज, है ना। इसमें पढ़ेंगे एडिपोज टिश्यू में फैट वेट स्टोर होता है ना। थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यूज एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म तीनों लेयर से इसका ऑरिजिन होता है। इसका फंक्शन प्रोटेक्शन होता है। जब आप पढ़ेंगे ना एपिथेलियल में सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड, तो कंपाउंड वाले का काम प्रोटेक्शन होता है, सिंपल वाला ज्यादातर सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, ठीक है। और कनेक्टिव टिश्यू में इसी में सब आ जाता है, बोन, कार्टिलेज, ब्लड, ठीक है, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू सब इसी में आता है, ठीक है, जो आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो अटैचमेंट का काम करता है, ठीक है। सपोर्ट भी देता है, बोन सपोर्ट देने का काम करता है। बोन जो है जैसे ये रिंकेज प्रोटेक्शन का काम देता है, अंदर में सॉफ्ट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। ट्रांसपोर्ट जैसे ब्लड जो है ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। स्टोरेज जैसे एडिपोज टिश्यू फैट जो होता है उसको, एडिपोज टिश्यू जो है फैट को स्टोर करता है, तो ये सब इसका फंक्शन। चलो तीसरा आते हैं कौन सा टिश्यू, तो तीसरा है मस्कुलर टिश्यू। कौन सा है, मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू का ऑरिजिन, इसका भी मेसोडर्म है, कुछ नहीं सोचना है, इसका भी मेसोडर्मल ऑरिजिन है, सिर्फ मेसोडर्म से बनेगा, ठीक है। इसका क्या काम है, तो मसल्स का क्या काम होता है मस्कुलर टिश्यू का, मस्कुलर टिश्यू का काम होता है, मसल्स क्या करता है, बोन बोन को कनेक्ट करता है, मूवमेंट हेल्प करता है, चलने में लोकोमोशन हेल्प करता है। तो इसका जो हो जाएगा, इसका फंक्शन हो जाएगा मूवमेंट, मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ बॉडी पार्ट्स, ठीक है। बॉडी पार्ट्स को मूव करा सकता है मसल्स, और लोकोमोशन में हेल्प करता है।
और चौथा टिश्यू क्या हो गया? तो चौथा हो गया सर न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू, ठीक है, न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू जो भी बोलो। तो इसका ऑरिजिन जो होता है एक्टोडर्म होता है। क्या होता है? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्मल ऑरिजिन का होता है। और इसका क्या काम होता है? न्यूरल टिश्यू का जानते हो ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन समझते हो ना, इसमें क्या होता है? नर्व इंपल्स बनता है। कोऑर्डिंग, कोऑर्डिंग का लीजिए भाई, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बाय नर्व इंपल्स। ये कौन सा पढ़ोगे? ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ोगे। नर्व इंपल्स की हेल्प से ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है। समझ में आया? तो ये सब, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, इससे आपको सारे टिश्यूज का ओवरव्यू मिलेगा। ठीक है, जल्दी से एपिथेलियल टिश्यू तीनों जर्म लेयर है इसका, ठीक है, ऑल थ्री जर्म से एक्टोडर्म, न्यूरल, एंडोडर्म। फंक्शन क्या? प्रोटेक्शन, सेक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, ये मेजर फंक्शन है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्मल अटैचमेंट, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज सब करता है, स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस। मस्कुलर में मेसोडर्मल होता है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन कराता है। न्यूरल टिश्यू एक्टोडर्म कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय नर्व इंपल्स बना के कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेशन करता है हमारी बॉडी। चलो आगे चलते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज। इसको अब हम लोग पढ़ना चाहते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला जो है एपिथेलियल टिश्यू। पहला एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यूज पूरा बोलना है तो टिश्यूज बोलो ना, तो सिंपल एपिथेलियम बोल सकते हो, तो एपिथेलियम भी बोलोगे, इसका मतलब है एपिथेलियल टिश्यू। चलो आगे चलते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर? तो एपिथेलियल टिश्यूज का जो सेल्स होता है, सेल्स ऑफ एपिथेलियम, एपिथेलियल टिश्यूज सेट, ये जो होता है एपिथेलियल टिश्यूज का सेल होता है बहुत क्लोज होता है, पास पास होता है। ठीक है, इसलिए सेट वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज का सेल जो होता है बहुत पास पास होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉम्पैक्टली पैक्ड। एनसीईआरटी में ये टर्म लिखा हुआ है भाई, कॉम्पैक्टली पैक्ड। एपिथेलियल टिश्यूज के सेल क्या होता है? कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। तो बोले दिस टिश्यू हैज फ्री सरफेस। अच्छा, एपिथेलियल जो टिश्यूज होता है उसमें फ्री सरफेस, एक सरफेस फ्री होगा। अब सोचो फ्री सरफेस कैसे हो सकता है? फ्री सरफेस होने के लिए मतलब अटैच नहीं हो, एक सरफेस फ्री होगा तो इसका मतलब अटैच नहीं है, तो या वो कहाँ हो सकता है? या तो सरफेस पे होगा, बॉडी के सरफेस पे ऊपर, तो ऊपर फ्री होगा। और या तो क्या होगा? या तो क्या होगा, कोई भी ऐसे खाली जगह, इधर कोई भी ऑर्गन है तो उसके अंदर बॉडी कैविटी की तरफ, बॉडी फ्लूइड्स की तरफ इधर होगा, तो इधर ये खाली जगह है तो ये वाला एंड फ्री नहीं हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो यही हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस टिश्यू, कौन सा टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू, इसमें क्या होता है? फ्री सरफेस होता है। और फ्री सरफेस किधर हो सकता है बताया ना? या तो आउटर इन्वायरमेंट में बाहर की तरफ हो सकता है, या तो अंदर की तरफ हो सकता है। ये इधर इनको क्या बोलते हैं? बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी कैविटी जो होता है, विच फेसेस आइदर, इधर बॉडी फ्लूइड्स जो कि बॉडी फ्लूइड्स को फेस कर सकता है, और या तो आउटर इन्वायरमेंट को फेस कर सकता है। तो क्या बताया एपिथेलियल टिश्यू का खासियत? ये सब पॉइंट सुनो, दिमाग में रखना। एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, पास पास, सेट वेरी क्लोज टू ईच अदर। सेकंड क्या बताया? दे हैव फ्री सरफेस। फ्री सरफेस होगा तो बाहर इन्वायरमेंट की तरफ हो सकता है, नहीं तो अंदर बॉडी फ्लूइड्स के साइड हो सकता है। चलो अब ये टिश्यू जो है क्या कहता है? प्रोवाइड्स डाइस फॉर सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, अच्छा, अगर देखो बाहर होगा, ऊपर होगा तो ये क्या बना सकता है? कवरिंग बना सकता है। ऊपर होगा तो ये कवर क्या है ना, ये स्किन क्या है? स्किन आएगा इसमें, एपिथेलियल टिश्यू में। तो क्या बोला कि दिस टिश्यू प्रोवाइड्स कवरिंग, ये कवरिंग देता है हमारी बॉडी को, COVERING, कवरिंग, और डैश फॉर सम पार्ट्स। चलो बाहर हुआ तो कवरिंग हो गया, अंदर हुआ तो ये लाइन बना रहा है, लाइनिंग, उसको लाइन कर रहा है। तो कवरिंग और लाइनिंग, कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट्स ऑफ। जैसे देखो इंटेस्टाइन का बात करो, एलिमेंट्री कैनाल में अंदर से फूड जाता है, तो ल्यूमेन है, खाली जगह है, लेकिन उसको जो लाइन कर रहे हैं उसके जो किनारे चारों तरफ अंदर वाला जो सेल होता है वो क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू होता है। पर सिंपल कोलुमनार, सिंपल कोप्यूटेलिस। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो भाई क्या है कि इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, टिश्यू का डेफिनेशन याद है ना? टिश्यू का डेफिनेशन बोले थे ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स का ग्रुप, सिमिलर सेल्स का ग्रुप, along with their इंटरसेलुलर सब्सटेंस, दो सेल के बीच में जो सब्सटेंस है वो भी टिश्यू में आता है। तो जब एपिथेलियल टिश्यूज होगा तो उसके बीच में कुछ सब्सटेंस होगा, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ बहुत कम होगा कि बहुत ज्यादा होगा? बताओ तो, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बहुत कम कि बहुत ज्यादा?
तुम समझ सकते हो सेल्स ऑफ एपिथेलियल आर सेट वेरी क्लोज। जब सेल बहुत पास पास है तो फिर उसके बीच में सब्सटेंस कम होगा, चिपका हुआ सेल है। तो क्या इंटरसेलुलर मैट्रिक्स लिटिल, बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, लिटिल। समझ में आया? तीन बात बताया। चलो आगे बढ़ो। अब यहाँ पर ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है जो बताया जा रहा है, इसको समझना पड़ेगा। क्या बोला है? एपिथेलियल, एपिथेलियल टिश्यूज रेस्ट ऑन। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो कहाँ रेस्ट करता है? पहले डायग्राम यहाँ समझाते हैं, पहले इसको समझिए आप, तब इस पूरे पार्ट को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर समझा रहा है, देखिए ये जो है एपिथेलियल टिश्यूज है, ऊपर क्या है? एपिथेलियल टिश्यूज। चलो ये क्या लिखा है? ये है एपिथेलियल टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक। तो ये रखा हुआ है कहीं पर, जैसे बोला ना ये कवरिंग बनाता है बाहर, तो ये रखा हुआ ना नीचे कोई टिश्यू पर, तो ये हमेशा एपिथेलियल टिश्यू जो है रेस्ट ऑन, किस पर रेस्ट करता है? तो ये रेस्ट करता है बीच में कुछ चीज है, और उसके नीचे ये कौन सा टिश्यू होता है? तो ये रेस्ट जो करता है एपिथेलियल टिश्यू का नीचे जो होगा वो होगा कनेक्टिव टिश्यू। क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के नीचे है कनेक्टिव टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू जो रेस्ट करता है, कहां पर रेस्ट करता है? तो रेस्ट करता है बीच में कुछ स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ये रेस्ट करता है। अब बोलिएगा सर बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है, कौन बनाता है, वो कैसा होता है? ठीक है, तो सबसे पहले इसका आंसर हो गया एपिथेलियल टिश्यूज रेस्ट ऑन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलो? इसका आंसर हो जाएगा सर बेसमेंट, बेसमेंट मेम्ब्रेन। आपके मन में आ रहा होगा सर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है सर? ये कोई सेल है क्या सर? नहीं, ये सेल नहीं है, सेलुलर लेयर नहीं है। तो याद रखिएगा ये है ए सेलुलर, ए सेलुलर लेयर, ठीक है। समझ में आया? तो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या? ए सेलुलर लेयर। तो ये ए सेलुलर लेयर होता कैसा है सर? कौन बनाता है? देखो ऊपर है एपिथेलियल टिश्यू, नीचे है कनेक्टिव टिश्यू, तो दोनों कुछ कुछ बनाता है। नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी कुछ सेक्रेट करता है। एक मिनट, ये नीचे कनेक्टिव टिश्यू व्हाइट है ना, तो ये भी कुछ सब्सटेंस बनाया ऐसे, ठीक है, ये कुछ सब्सटेंस बनाया। कौन बनाया ये? तो नीचे ये कनेक्टिव टिश्यू बनाया, ऊपर एपिथेलियल टिश्यू है, ये भी कुछ सब्सटेंस बनाया, देख रहे हो, ये बनाया। तो ये दोनों से मिलकर के बनता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। समझ में आया? तो बेसमेंट मेम्ब्रेन कौन बनाता है? सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू नहीं, सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू नहीं, दोनों कुछ कुछ सेक्रेट करता है। इसका मतलब हुआ कि बेसमेंट मेम्ब्रेन में दो लेयर हो जाएगा। एक ऊपर वाला सर ये लेयर, ऊपर वाला पिंक से लिखा हुआ है, तो ऊपर वाला सर ये लेयर, और नीचे वाला सर ये लेयर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आया? इतना बात समझ गए ना? तो अब इसी को चलो लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ? एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट ऑन, तो आंसर हुआ सर बेसमेंट मेम्ब्रेन। कैसा होता है सर? ए सेलुलर होता है, सेल का नहीं होता है, ए सेलुलर लेयर होता है। सेपरेटेड फ्रॉम, तो बताओ तो एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथेलियल टिश्यू को सेपरेट कर दिया, किससे? नीचे वाले कनेक्टिव टिश्यू से। समझ में आया? बेसमेंट मेम्ब्रेन ऊपर वाले एपिथेलियल टिश्यू को नीचे वाले कनेक्टिव टिश्यू से सेपरेट कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या? बेसमेंट मेम्ब्रेन सेपरेट्स इट, मतलब एपिथेलियल टिश्यू को फ्रॉम, किससे? फ्रॉम, नीचे कौन है? कनेक्टिव टिश्यू, तो फ्रॉम अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू, अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू, नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू है उससे एपिथेलियल टिश्यू को अलग किया, किस? बेसमेंट मेम्ब्रेन ने। इसीलिए यहाँ पर ये जो बात लिखा हुआ है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में लिखा हुआ है। समझ में आया? चलो ठीक, आगे चलते हैं। तब यही लिखा है बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है कितना लेयर हुआ बताओ तुम अभी देखे? तो दो लेयर हुआ सर, तो 2 भर दो। 2 लेयर्स होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन में। एक सर ऊपर वाला लेयर है, एक नीचे वाला लेयर है कि नहीं? बताओ, दोनों का नाम बता दो। ऊपर वाले लेयर का क्या नाम है और नीचे वाले लेयर का क्या नाम है? 2 लेयर है, तो ऊपर एक लेयर है अपर लेयर और दूसरा है लोअर लेयर। इसके बारे में 3 पॉइंट जानना है हम लोगों को। क्या है? क्या क्या जानना है इसके बारे में? इसके बारे में जानना है कि अपर लेयर को बोलते क्या है, क्या मेड ऑफ किस चीज का बना होता है,
थिक होता है कि थिन होता है, फॉर्म्ड बाय किस चीज का बना होता है, समझ में आया? ये 4 पॉइंट पढ़ना है दोनों लेयर के बारे में। किन दोनों लेयर के बारे में? जो 2 लेयर होता है किसका? बेसमेंट मेम्ब्रेन का। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के 2 लेयर को, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, बताओ? तो ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं, ऊपर वाला अपर लेयर को बोलते हैं बेसल लैमिना। क्या बोलते हैं? बेसल लैमिना, ठीक। नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं, नीचे लोअर वाले को बोलते हैं रेटिकुलर लैमिना। क्या बोलते हैं? रेटिकुलर लैमिना, ठीक। मेड अप ऑफ, ये किसका बना होता है? ऊपर वाला लेयर जो बना होता है, ये बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन का, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, ठीक है। और ये जो होता है फाइब्रस लेयर होता है, ठीक है, फाइब्रस लेयर, तो फाइबर का बना होता है, फाइब्रस लेयर है ना, नेट जैसा बना दिया इसलिए रेटिकुलर लेयर, RETI, रेटिकुलर लेयर। ऊपर वाला तुम ही बता दो थिक की थिन। देखो ऊपर वाले का एकदम पतला बनाया है तो थिन होगा, नीचे वाले का इतना मोटा बनाया है तो थिक होगा। तो अपर लेयर में क्या हो जाएगा? अपर लेयर में हो जाएगा थिन। लोअर लेयर में क्या हो जाएगा? लोअर लेयर में हो जाएगा थिक, ठीक है। फॉर्म्ड बाय किसने बनाया? अपर लेयर को किसने बनाया? एपिथेलियल सेल ने बनाया। तो ऊपर एपिथेलियल सेल ने बनाया, तो ये हो जाएगा एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल। ये जो नीचे वाला है, नीचे वाला ये व्हाइट वाला, ये लेयर किसने बनाया? ये तो कनेक्टिव टिश्यू ने बनाया है ना। तो लोअर वाला इसे, ये किसने बनाया? तो ये बनाया है कनेक्टिव टिश्यू, ये बनाया है कनेक्टिव टिश्यू ने। समझ में आया इतना बात? इतना बात समझ में आया? एक बात और ध्यान देना, ये क्या है? ये जो बनाया है ये क्या है? ये सब क्या बनाया है? ये है ब्लड वेसल्स। क्या है? ब्लड वेसल्स। बताओ ब्लड वेसल ब्लड वेसल्स एपिथेलियल टिश्यूज में होता है कि कनेक्टिव टिश्यू में होता है कि दोनों में होता है? बताना आपको। चलो तो हाँ, आप लोग जो जानते हैं बहुत अच्छी बात, नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। देखो कि ब्लड वेसल्स जो होता है ओनली एंड ओनली फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में कोई ब्लड वेसल्स नहीं होता है। तो आप बोलोगे सर जब एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड वेसल्स नहीं होगा तो उसको कैसे खाना मिलेगा? जिंदा रहने के लिए कोई भी सेल है, उसको अगर टिश्यू है, उसको अगर लिविंग रहना, उसको न्यूट्रिशन चाहिए, फूड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए नहीं सब, तो उसको कहाँ से मिलता है? तो इसको जो है एपिथेलियल टिश्यूज को न्यूट्रिशन फूड मिलता है बाय द ब्लड वेसल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। उसी के नीचे है ना, उसी से ये लेता है। तो यहाँ से ये न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है, इसके ब्लड वेसल से न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है। न्यूट्रिशन कैसे जाएगा? तो ये कौन सा बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाएगा। कौन से प्रोसेस से चला जाएगा? तो डिफ्यूजन से चला जाएगा। यहाँ पर इस ब्लड वेसल से यहाँ कनेक्टिव टिश्यू में तो आएगा ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ये सब तो आएगा। तो जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है, वो थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन। इतना मोटा समझने के लिए बनाया, इतना मोटा होता है, बहुत थिन होता है, वो चीज क्रॉस करके चला जाता है। समझ में आया? तो चलो इतना बात हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। और आप बताओ अब क्या? चलो तो मैं इसको स्विच कर लूं, तो आगे बढ़ो। नोट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? ब्लड वेसल्स आर डैश इन एपिथेलियल टिश्यू, प्रेजेंट या एब्सेंट? बता दो जल्दी से, प्रेजेंट या एब्सेंट? अभी बताया नहीं होता एपिथेलियल टिश्यू में, तो एब्सेंट। ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट इन एपिथेलियल टिश्यू। आगे चलो, फिर क्या लिखा है? न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन रिसीव, एपिथेलियल टिश्यू का बात हो रहा है, रिसीव फ्रॉम, कहां से आएगा? ब्लड वेसल्स ऑफ, किसके ब्लड वेसल से न्यूट्रिएंट्स लेगा, ऑक्सीजन लेगा? ब्लड वेसल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कौन से प्रोसेस से लेगा बताओ? बाय डिफ्यूजन, बाय डिफ्यूजन, अभी तो बताया डिफ्यूजन से लेगा। किसके अक्रॉस डिफ्यूजन होगा? बीच में कौन है बताओ? बेसमेंट मेम्ब्रेन से, तो क्रॉस बेसमेंट मेम्ब्रेन। समझ में ये बताया कि नहीं, ये बता दीजिए जल्दी से। बेसमेंट मेम्ब्रेन, समझे? इसे बात डिस्कस कर ले। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लोगों को पढ़ना है एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन, कि एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग कैसे कैसे क्लासिफाई करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू भी कितने तरीके का होता है, ठीक है।
तो चलो देखो एपिथेलियल टिश्यू कितने तरह का होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू को सबसे पहले दो मेजर ग्रुप में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो एक बोलते हैं सिंपल एपिथेलियम, क्या बोलते हैं, सिंपल एपिथेलियम, ईपीआई लिख देते हैं, समझिए सिंपल एपिथेलियम, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, तो दूसरा होगा कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। अब ये सिंपल एपिथेलियम बोलने का मतलब सिंपल जो होता है वो एक लेयर का होता है। तो इसके लिए ये जो होता है इसके लिए लिखेंगे सिंगल लेयर, क्या है ये, सिंगल लेयर। इसमें सेल जो होता है बस एक लेयर में होता है, सिंगल लेयर। और इसमें जो सेल्स होता है कंपाउंड वाले में, इसमें बहुत सारे लेयर होते हैं, इसको लिखेंगे मल्टी लेयर, ठीक है, मल्टी लेयर, समझ गए। अब जो सिंपल एपिथेलियम है ये और भी डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो सिंपल एपिथेलियम का भी टाइप देख लेते हैं कौन कौन सा होता है। तो सिंपल एपिथेलियम में नाम कुछ कुछ सुना होगा। सिंपल एपिथेलियम में होता है क्या, सिंपल, सब में सिंपल है, ये सारा का सारा 5-6 जो भी लिखेंगे सब सिंपल एपिथेलियम है, ठीक है। सिंपल में कौन होता है, सिंपल स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। अभी नाम देखो, सबके बारे में एक एक डिटेल पढ़ना है, ठीक है। सिंपल स्क्वामस है, SQUAMOU, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। फिर क्यूब स्क्वामस मतलब फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट जैसा होगा, इरेगुलर शेप का होगा, कुछ नहीं, कोई शेप पता नहीं चलेगा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। फिर क्या हो जाएगा, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, क्यूब के जैसा, तो कॉलम के जैसा होता है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। और इसमें आएगा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। और सुनो ध्यान से, ये क्यूबॉइडल, क्यूब जैसा, कॉलमनर, क्यूबॉइडल इस तरह का से क्यूब जैसा, ये क्यूब जैसा, क्यूब जैसा से, कॉलमनर है इस तरह लंबा से, ठीक है, इस तरह लंबा से, ठीक है। तो क्यूबॉइडल और कॉलमनर जो होता है इसमें सीलिया भी कभी कभी हो जाता है। तो इसमें सीलिया अगर होने लगेगा तो उसको हम लोग बोल देते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम, क्या बोलते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम। तो सिलिएटेड एपिथेलियम किसको बोलेंगे, यही क्यूबॉइडल या कॉलमनर को, जब उसमें सीलिया होने लगेगा, है ना, सीलिया इसमें मूवमेंट लेगा, सीलिया होने लग जाएगा, ठीक है, तो उसको सिलिएटेड एपिथेलियम बोल देंगे, ठीक है। और अगर यही क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियम या कॉलमनर एपिथेलियम कोई ग्लैंड बना लेगा मॉडिफाइड होकर के, तो उसको बोलेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, समझ में आया। मतलब सिलिएटेड एपिथेलियम या ग्लैंडुलर एपिथेलियम किसका मॉडिफिकेशन है, किसी का मॉडिफिकेशन है सर, किसका, क्यूबॉइडल या कॉलमनर। उसमें अगर ग्लैंड बना, वो ग्लैंड में मॉडिफाइड हो गया तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम, अगर उसमें सीलिया हो गया तो सिलिएटेड एपिथेलियम। तो ये सारा कौन है, सारा का सारा सिंपल एपिथेलियम, समझ में आया। चलो अब आते हैं इधर कंपाउंड एपिथेलियम में। ये क्या होता है, एक से ज्यादा लेयर का होता है, तो मल्टी लेयर होता है। कंपाउंड एपिथेलियम क्या होता है, मल्टी लेयर होता है, मल्टी लेयर होता है। कंपाउंड एपिथेलियम भी दो तरह का होता है। इसमें हम लोग बोलते हैं, इसको कैसे करो, ऐसे डिसाइड करो, डिवाइड, ठीक है। ये जो है ये है, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेटिफाइड। कंपाउंड भी दो तरह का, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है, और दूसरा होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्या होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, समझ में आया। सब में एपिथेलियम लगा हुआ है, कंपाउंड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड हुआ और ट्रांजिशनल हुआ, ठीक है। सब के बारे में, इस सब के बारे में एक एक करके पढ़ना है, ठीक है। आगे अब स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो है, इसमें भी शेप के बेसिस पर हम लोग आगे चल के डिवाइड करेंगे कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी बहुत तरीके का हो सकता है। इसमें भी हो सकता है स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड में स्क्वामस, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जैसे यहाँ क्या बोलते थे, सिंपल, देखो सब सिंपल है, तो सिंपल आगे सबके आगे लगा है, सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर, यहाँ क्या बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, समझ में आया। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस या तो क्या हो सकता है, स्ट्रेटिफाइड, ये क्यूबॉइडल भी हो सकता है, क्यूबॉइडल भी हो सकता है, ठीक है। ये सब इतना डिटेल में आगे जाना नहीं है, एनसीईआरटी में इतना नहीं है, ठीक है। अब ये स्क्वामस है, स्ट्रेटिफाइड में स्क्वामस है। स्क्वामस भी दो तरीके का हो सकता है। अगर उसमें डिपोजिशन हो जाता है एक प्रोटीन का, केराटिन का, केराटिन प्रोटीन का, तो हम लोग इसको स्क्वामस को बोलने लगते हैं स्क्वामस केराटिनाइज्ड, क्या बोलेंगे, केराटिनाइज्ड, KERATINIZED, केराटिनाइज्ड। और अगर केराटिन का डिपोजिशन नहीं हुआ है तो हो जाएगा नॉन केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड,
समझ में आया? तो इतना ये क्लासिफिकेशन हुआ एपिथेलियल टिश्यूज का, समझे? एपिथेलियल टिश्यूज का एक क्लासिफिकेशन हुआ, एक एक करके हम लोग आगे सबको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से सिंपल एपिथेलियम स्टार्ट करेंगे, फिर सिंपल में स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कोलुमनर, ये सब पढ़ेंगे कि कैसा होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, यही से तो क्वेश्चन भर भर के आता है। ठीक है, तो चलो अब आगे का टॉपिक देखते हैं। चलो अब हम लोगों को पढ़ना है सिंपल एपिथेलियम, यहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, तो सिंपल एपिथेलियम अगले दिन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। अब इंपॉर्टेंट मेन चीज हमें क्वेश्चन भर भर के आता है, तो ये हम लोग आज छोटा सा लेक्चर है। ठीक है, क्योंकि हमको घर जाना है। ठीक है, ट्रेन है, छठ पूजा के लिए घर जाना पड़ेगा, इसीलिए जो बचा हुआ क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। समझे कि नहीं समझ भाई, बता दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें और कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ एनसीईआरटी थोड़ा सा देख लो कि क्या है। कहाँ जाऊंगा मैं, बैक स्टेज में जाऊंगा। एनसीईआरटी कहाँ है, यहाँ एनसीईआरटी। ओके ओके ओके, है क्या हो गया भाई, क्या हो गया भाई, बैक स्टेज। ये तो सिंपल, ये तो हो गया, ये हो गया, कहाँ कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। मैं यहाँ फाइंडर में आ जाऊँगा, फाइंडर में आके लेक्चर बन ये लेता हूँ। ठीक है, ये तो ऐसे ही इंट्रो था मेरा। आप लोग ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, इसमें कुछ नोट्स वोट्स जो भी होंगे, ये स्लाइड्स इसी ग्रुप में आपको आ जाएगा, यहाँ से आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आगे देखो, ये आपका एनसीईआरटी है। ठीक है, ये एनसीईआरटी है और यही यहाँ पर सब बताया गया है। थोड़ा में क्या क्या बात किया गया है कि दो तरह का एनिमल होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, ठीक है, यही यहाँ पर बताया गया है कि यूनिसेलर या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। और क्या बता है, देखो लिखा है ना यहाँ पर सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑल फंक्शंस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन सब क्या होता है, सिंगल सेल, एक ही सेल को करना होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर के बारे में देखो क्या बात किया गया है, सेम बेसिक फंक्शन, वही काम जो है कैरी आउट बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स, अलग अलग सेल्स को ग्रुप मिल करके करता है। ठीक है, चलो और कुछ यहाँ पे देखो, हाइड्रा का नाम लिया, हाइड्रा में पहली बार बहुत सारा सेल बना, मल्टीसेलुलर से टिश्यू बन गया। चलो और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बॉडी में जानते हैं ना मल्टीसेलुलर बिलियन ट्रिलियन ऑफ सेल्स होता है। चलो यहाँ पर डेफिनेशन है, यही है डेफिनेशन टिश्यू का। ठीक है, इसमें होता है टिश्यू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स। क्या होता है टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक, along with intercellular substances, ठीक है, which perform a which perform a specific function is called tissue। समझ में आया? ये लाइन आपको लिखा गया था। चलो आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर में एनिमल टिश्यूज पढ़ना है और ये सब पढ़ना है, ऑर्गन सिस्टम, अर्थवर्म पढ़ना नहीं होता है, कॉकरोच क्रॉप करना होता है। ये पुराना वाला एनसीईआरटी, नए वाले एनसीईआरटी में हम लोग उसमें पढ़ते थे, हम लोग सब पढ़े। ठीक है, ये देखो यहाँ पर कुछ बात कर रहा है, यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट, क्या आप ये सरप्राइज हो जाइएगा कि कॉम्प्लेक्स एनिमल्स जो है, जितना भी कॉम्प्लेक्स, जितना भी बड़ा से बड़ा एनिमल है, उसमें ओनली 4 बेसिक टाइप्स ऑफ, सिर्फ उसमें 4 ही तरीके का टिश्यूज होता है। ठीक है, टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म ऑर्गन। टिश्यू से ऑर्गन बनता है। ठीक है, जैसे स्टोमक, लंग, ये सब ऑर्गन हुआ, और दो या दो से ज्यादा ऑर्गन होगा तो फिर क्या बन जाएगा, जो कि एक तरह का काम कर रहा होगा तो बन जाएगा ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिल जाता है तो पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, चलो तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या बोला है, यहाँ पर देखो लिखा है ना, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, काम का बंटवारा हो जाता है। ठीक है, एंड कंट्रीब्यूट टू सर्वाइवल ऑफ द बॉडी, और सब लोग कुछ कुछ काम करके पूरे बॉडी को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो और तो हमको लग रहा है कि अभी आप पढ़ नहीं पाए हैं, कुछ पर है, हाँ पर है। एनिमल टिश्यू क्या बोला, स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल वन अकॉर्डिंग टू, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, सेल का स्ट्रक्चर अलग अलग फंक्शन के हिसाब से
फंक्शन के हिसाब से स्ट्रक्चर सेल का चेंज हो जाता है। अरे जैसा काम तुमको करने को मिलेगा, जैसा फंक्शन करोगे वैसे ना आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। घर में घूम रहे हो तो सिंपल बैठोगे, स्कूल जाओगे तो अलग यूनिफॉर्म में जाओगे, मूवी देखने जाओगे तो अलग ड्रेस में जाओगे, तो तुम्हारा जैसा काम होगा वैसा तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कोई बात लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स वेरी चेंज होता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, काम के हिसाब से स्ट्रक्चर चेंज होता है। देयरफॉर बोला है टिश्यूज आर डिफरेंट, तो बोला है देयरफॉर द टिश्यूज आर डिफरेंट एंड ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स का टिश्यू होता है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू। ठीक है, आगे चलो। तो चलते हैं आगे 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 आगे, और कुछ है इसमें? चलो एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। क्या बोला है? एपिथेलियल टिश्यूज को एपिथेलियम भी हम लोग बोल सकते हैं, एपिथेलियल टिश्यू को एपिथेलियम भी बोल सकते हैं, प्लूरल से एपिथेलिया होता है। दिस टिश्यू देखो बोला है फ्री सरफेस होता है, विच फेसेस आइदर, फ्री सरफेस किसकी तरफ हो सकता है? या तो बॉडी फ्लूइड्स, अंदर बॉडी फ्लूइड्स की तरफ, या तो बाहर आउटसाइड एनवायरनमेंट हो सकता है। एंड दस प्रोवाइड, इसीलिए क्या देता है? ये कवरिंग, बाहर की तरफ हुआ तो कवरिंग बनाएगा, अंदर की तरफ हुआ तो लाइनिंग बनाएगा। समझ में आ गया? वो किसी बॉडी पार्ट्स का। आगे चलो, सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, बोला था देखो कॉम्पैक्टली, एपिथेलियल टिश्यू से एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है। इसमें इंटरसेलुलर सब्सटेंस बहुत कम होता है, क्योंकि एकदम पास पास सट सट करके सेल है, तो दोनों सेल के बीच में सब्सटेंस कम होगा। तो बोला है लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। चलो अब यही बोला कि दो तरह का होता है एपिथेलियल टिश्यू, पढ़ा है हम लोग, सिंपल एपिथेलियम, ठीक है, और दूसरा कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम क्या होता है? कंपोज ऑफ, बोला है सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है, पढ़े थे हम लोग अभी, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड फंक्शन एज लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज, बॉडी कैविटीज को लाइनिंग करता है, कवर करता है, किसी डक्ट्स को, ट्यूब्स को, ये सब का लाइनिंग बनाता है। कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में बोलो। कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ, देखो, 2 और मोर सेल लेयर्स है ना, 2 या 2 से ज्यादा लेयर्स का बना होता है। इसका क्या काम होता है? मेनली प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है, ये आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो ये स्किन में पाएगा। ठीक है, इतना बात हो गया, समझे? तो अब जो है हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा आज पढ़े नहीं हम लोग। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का आंसर दे दो आप, उसके बाद इस लेक्चर को यहीं पर एंड करेंगे। ठीक है, बस एक सिंपल सा क्वेश्चन, ये नीट का पीवाईक्यू है, आज से 15-20 साल पहले आया। ठीक है, चलो बताओ बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में, ये जो आज पढ़ाया गया इसके बारे में आपको बताना है। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, किसका बना होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन? चलो आंसर दो कमेंट में जल्दी से। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, पहला है सेल प्रोडक्ट ऑफ एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल के प्रोडक्ट से बनता है। इपिडर्मल सेल ओनली, सिर्फ एपिडर्मिस के सेल से। इपिडर्मल, ये बता देते हैं आपको समझने के लिए कि देखो हम लोगों का जनरली स्किन जो होता है ना, स्किन, इसमें 2 लेयर होता है। ऊपर वाला लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, और नीचे वाला लेयर होता है डर्मिस, समझे? डर्मिस। तो डर्मिस जो होता है ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। किसका होता है? कनेक्टिव टिश्यू का। एपिडर्मिस जो होता है ये एपिथेलियल टिश्यू का होता है, एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। ठीक है, इतना आप समझ गया। एपिडर्मल सेल से बना होता है, मतलब सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू। एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस से एपिथेलियल, तो सिर्फ एपिथेलियल से बना होता है। इंडोडर्मल सेल, अच्छा इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस है, इंडोडर्म से इंडोडर्मिस प्लांट होता है, इंडोडर्म से बना होता है। तो इंडोडर्म तो मैंने कहीं दिखाई नहीं है टिश्यूज में। चलो तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? बोथ 2 और 3। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो चलो जितने आंसर दिया ठीक, मैं बताता हूँ। चलो देखो इसमें क्या, हाँ देखो, चलो पहला ऑप्शन लिखते हैं सेल प्रोडक्ट्स ऑफ एपिथेलियल सेल। सही बात है, हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे सर ऊपर में होता है, सर ऊपर में क्या होता है? सर ऊपर में एपिथेलियल सेल होता है, ठीक है, बीच में सर बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, नीचे कुछ इस तरह से सर कनेक्टिव टिश्यू है, ये सब कनेक्टिव टिश्यू है। तो बोले थे सर नीचे ये कुछ पोर्शन कनेक्टिव टिश्यू भी बनाता है और ऊपर वाला कुछ पोर्शन एपिथेलियल, तो दोनों ना बनाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो सेल प्रोडक्ट्स ऑफ एपिथेलियल सेल, ये तो सही है, एपिथेलियल सेल ये तो बना रहा है कुछ कुछ। फिर बोला है एपिडर्मल सेल, मतलब एपिडर्मल सेल यानी कि ऊपर एपिथेलियल टिश्यू है ना, एपिथेलियल सेल ओनली लिख करके इसको गलत कर दिया। एपिथेलियल सेल बोलता तो सही, ओनली क्यों लिखा? ये तो सही लग रहा है। इंडोडर्म के बारे में तो कहीं बताया नहीं मैंने, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो 2 और 3 ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अच्छा क्वेश्चन था, जो कि आज के लेक्चर से सिर्फ एक ही क्वेश्चन था जो कि कम आता है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। आगे वाले लेक्चर में जो कराएंगे खूब भर भर के क्वेश्चन नीट में आया, 10-20 बार क्वेश्चन आए। ठीक है,
तब तक चलिए पढ़ाई करो, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।